जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गराज झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। आज है 3 नवंबर 2025 और आज के न्यूज़पेपर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड आर्टिकल्स हैं डिस्कस करने के लिए। और अभी तक टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है कि भारत जो है पहली बार ओडीआई विश्व चैंपियन बना है। यहाँ पे फीमेल क्रिकेट टीम के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका सेलिब्रेशन अभी तक ठंडा हुआ नहीं है, तो इस न्यूज को भी काफ़ी डिटेल में आपका कवर कराने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं झारखंड करंट अफेयर्स, इसमें सिर्फ झारखंड नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाता है। और ये जो लेक्चर है जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, साथ ही साथ जेसीसी के जो वेरियस एग्जाम्स हैं, सब में जो है काफ़ी हेल्प करेगा। सिर्फ ये करंट अफेयर्स में आपको हेल्प नहीं करेगा, काफ़ी सारा स्टैटिक पोर्शन भी कवर कराता हुआ नजर आएगा। तो एंड तक आप लोग बने रहिएगा, जरूर बहुत सारी चीज़ आप जैसे सीख कर जाने वाले हैं। लेट्स गियर अप और देखते हैं एक मोटिवेशनल कोट। अब मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, ठीक है। लाइफ में आपका एक एम्बिशन और गोल होना चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, नहीं तो मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी दिन जब आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आए ना, तो समझ जाइए कि जो है आप जो है गलत मार्ग पर चल रहे हैं। क्या होगा, दिन भर आप मोबाइल लिए हुए हैं, रील से स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो क्या कोई आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। सुबह वही है, उठेंगे, खाना खाएंगे और मोबाइल में घुस जाएंगे। खान सर भी यही बोलते हैं कि भारत का युवा जाग चुका है, अब सुबह जाग चुका है, 1.5 GB जो है डेटा खत्म करेगा और फिर से सो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बोला जाता है। तो लाइफ में आपका प्रॉब्लम तभी आएगा जब आप कुछ नया चीज़ करने के लिए सोचेंगे। अब आप जो है दिन भर बैठे हुए हैं तो प्रॉब्लम तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, कोई आर्टिकल्स लिखिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा या बुक्स पढ़िएगा, तभी तो प्रॉब्लम आएगा। तो कुछ नया जब तक लाइफ में नहीं कीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, समय को आपका अपना बर्बाद मत कीजिए। जो भी आपको काम करना है वो अभी से शुरू कर दीजिए। समय को आप लोग बर्बाद कीजिएगा तो समय फिर आपको ऐसा बर्बाद करेगा कि फिर आप कहीं का न रहिएगा, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ डिस्कस करूंगा 3 नवंबर 2025 के इस डिस्कशन में। इतना सारा चीज़ आज डिस्कस करने के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेज में आज देखेंगे 2 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पुनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। यहाँ पे देखिएगा, जर्नलिस्ट क्या होते हैं? ये जो पत्रकार लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, न्यूज़ से जो है न्यूज़ देते हैं और लोगों को अवेयर कराते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। लेकिन इनको भी जो है छोड़ा नहीं जाता है। इतने सारे महान हस्तियां हैं, उनके द्वारा भी जो है छोड़ा इन लोग को भी नहीं जाता है। इनका भी हत्या देखने को मिलेगा। जैसे 2017 का आप लोग न्यूज़ सुने होंगे, गौरी लंकेश का हत्या कर दिया गया था बेंगलुरु में, ठीक है। ये काफ़ी रिनोन्ड जर्नलिस्ट थी, तो वो जैसे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करा रही थी। तो बहुत लोग खुश नहीं होते हैं ना कि उनके बारे में आप कुछ लिखें। तो जर्नलिस्ट क्या करते हैं, कुछ ही लिख देते हैं। मेरे बारे में कुछ लिख दिए, मुझे बुरा लग गया, मैं जो है कट्टा लेकर उनको फिर ढूंढ रहा हूँ। तो इस तरह से कहानी देखने को मिलता है। तो इन लोगों के खिलाफ जो क्राइम्स होता है उसी को जो है एंड करने के बारे में बात किया जाता है, अवेयरनेस फैलाया जाता है 2 नवंबर को। इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 2013 में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा। उस समय ने एक इंपॉर्टेंट कांड हुआ था, समझिएगा थोड़ा सा हिस्ट्री, कि 2 जर्नलिस्ट का हत्या किया गया था माली में। तो उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोला कि भाई ऐसा कुछ डे होना चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए, लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि जो लोग जर्नलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं। भाई आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उसको दिखा रहे हैं, आप गलत काम मत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम दिखाएंगे, फिर भी आप उन लोगों को छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये सब जो है एंड होना चाहिए, उनके खिलाफ जो अत्याचार होता है वो सब बंद होना चाहिए। और मीडिया का आपको पता होगा, इसको 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी भी जो है कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये भी पर्सनालिटी लोग होते हैं, तो इनको खिलाफ जो है इस तरह के क्राइम्स नहीं होना चाहिए। ये न्यूज़ से जो है लोगों को अवेयर कराने का काम करते हैं, तो ये सब गलत बात है। बाकी थीम 2025 का देख लीजिएगा, चैट जीबीबी है, रेजिंग अवेयरनेस इन ऑन एआई फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मतलब टाइप चेंज हो जाता है। अगर मेल है तो उसके खिलाफ अलग जो है क्राइम देखने को मिलेगा, फीमेल है तो उसके खिलाफ अलग क्राइम देखने को मिलेगा। अगर मेल है तो मान लेते हैं कि उसको मारपीट देंगे, जान ले लेंगे। फीमेल है तो उनको मोलेस्टेशन हो जाएगा, रेप देखने को मिल जाएगा। तो क्राइम जो होता है वो अलग अलग तरीके से फीमेल्स को देखने को मिलेगा। तो अलग जर्नलिस्ट को अलग अलग तरीके से जो है ट्रीट यहाँ पे किया जाता है, तो उसको भी एंड करना है। ये रखा गया है, एआई फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वुमेन जर्नलिस्ट के खिलाफ। तो 2025 का थीम है, आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो जर्नलिस्ट हैं, मतलब जर्नलिज्म है, तो यहाँ पे 2 अवार्ड दिया जाता है। एक तो चमेली देवी जैन पुरस्कार है, चमेली देवी जैन पुरस्कार, इसके बारे में याद रखिएगा। और एक आपका पुलित्जर प्राइज है। तो 2 अवार्ड को याद रखिएगा। पूछा जाता है किस फील्ड में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा जो है अलग अलग टाइम में जो है निकल कर आता है, कितने सारा जर्नलिस्ट की जो है हत्या कर दिया गया है। सिर्फ भारत में ही, अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे बात किया जा रहा है। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, यहाँ पे देख लीजिएगा, लेकिन क्राइम इन लोग के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है।
ये सब कुछ चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ है जो कि निकल के आ रहा है हो भाषा से रिलेटेड। तो हो भाषा को ना 8वीं अनुसूची में जो है सिर्फ डालने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है और काफ़ी लंबे समय से इसको बोला जा रहा है, या 5वीं और दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन देखने को मिल चुका है। तो क्या प्रकरण है समझते हैं थोड़ा सा। तो एक मासिक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि हो लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में आप डालिए। क्या बोला जा रहा है कि 8 शेड्यूल में इंक्लूड कीजिए। काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रहा है। तो हो लैंग्वेज को जब बोला जा रहा है तो समझिएगा कि हो जो लैंग्वेज है ये जो ऐसे बिलोंग करता है, इसके बारे में समझिएगा कि मुंडा ब्रांच, जो मुंडा ब्रांच है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह का, उससे संबंधित है। और ये जो है से 50 लाख लोगों के द्वारा बोला जाता है। ये सब पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें होंगी। तो 50 लाख जो है ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं। कहाँ पे? झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और असम जैसे राज्यों में काफ़ी सारे लोग जो है इस भाषा को बोलने वाले हैं। हो के का जो है अपना एक लिपि भी है जिसको क्या बोलते हैं, इसको वारांग चित्ती बोलते हैं, जो कि लाखो बोदरा के द्वारा डेवलप किया गया था 1950 ईस्वी, 1950 के दशक में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये सब आप लोग झारखंड जीके में पढ़ते हैं। और हो जो है वनरेबल लैंग्वेज भी है यूनेस्को के लिस्ट में, जिसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। हो लैंग्वेज क्या है, कहाँ पे बोला जाता है, इसका लिपि क्या है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। और किस भाषा परिवार से है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से बिलोंग करता है ये हो भाषा। तो इसी को जो है 8 शेड्यूल में डालने की जो है बात किया जा रहा था। अब देखिए, अगर 8 शेड्यूल में डालने की बात किया जा रहा है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। तो ऐसा कोई ऑफिशियल जो है ना क्राइटेरिया नहीं है कि जो है कुछ ऐसा क्राइटेरिया कोई अगर किसी की लैंग्वेज अगर फॉलो करता है तो उसको जो है 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई लैंग्वेज है जो कि एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, कोई डायलेक्ट यानी कि जो है किसी भाषा की बोली नहीं है, ठीक है, तो उसको जैसे डाल सकते हैं और इसको साहित्य अकादमी के द्वारा जैसे रिकॉग्नाइज किया गया। तो ऐसा भाषा को 8 शेड्यूल में ऐड किया जा सकता है। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, यानी कि उसको मानने वाले लोग होना चाहिए। उसमें आप लोग जो ऐसे उसके रिलेटेड बहुत सारे कल्चरल कुछ भी चीज़ हो सकता है, यानी कि हिस्टोरिकल मतलब कुछ टेस्ट होगा, या फिर उसको मानने वाले जो लोग होंगे उनका लंबे समय से कुछ इतिहास रहा होगा, उनका संस्कृति रहा होगा, तीसरा का कुछ सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और लिटरेट एडिशन हो, उसमें उस भाषा में बहुत सारे जो है अगर पुस्तक लिखा गया है या उस पर कुछ शोध किया गया है, तीसरा का कुछ जो है होना चाहिए, तभी जो है उसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि हो भाषा में देखिएगा तो बहुत सारा जो है बुक्स आपको पढ़ने को मिला होगा जो आप लोग झारखंड जी के पढ़े होंगे। सब्सटेंशियल नंबर स्पीकर्स होने चाहिए, यानी कि बोलने की लोगों की संख्या होनी चाहिए भाई। और वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो है इसको बोलने वाले की संख्या होनी चाहिए अच्छे खासे मात्रा में, तब जो है इसको 8 शेड्यूल में थोड़ा सा ऐड करने की बात किया जाता है। अब हो हल्ला हो रहा है कि भाई कि 8 शेड्यूल में ऐड करो। अगर 8 शेड्यूल में ऐड हो जाएगा तो भाई क्या मिल जाएगा आपको, तो देखिए बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बेनिफिट्स टू बी इंक्लूडेड इन द 8 शेड्यूल क्या क्या है समझिएगा। तो सबसे पहले तो एक यूनिक आइडेंटिटी होगा। अब मान लेते हैं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं भाई, तो आप पढ़ाई इसीलिए करते हैं क्योंकि पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन सके, अपने परिवार का, देश का, प्रांत का नाम रोशन कर सके। तो हो भाषा को अगर शामिल किया जाता है या किसी भाषा को शामिल किया जाता है तो उसका एक यूनिक आइडेंटिटी होगा और सेंस ऑफ प्राइड होगा, ठीक है ना। तो आपको जिस तरह से गर्व महसूस होता है, हो लोगों के लिए जैसे यह गर्व होगा कि चलो हमारा भाषा जो है 8 शेड्यूल में है। देखिए, तो जब इसको शामिल कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट ऐसे छोड़ते ही नहीं, इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं इसके डेवलपमेंट के लिए। आगे बोला जाता है कि रिकॉग्निशन प्रोवाइड्स यूज इन एजुकेशन। अब जब हो भाषा को शामिल कर लिया जाएगा तो इसको एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। हो भाषा से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पुस्तकें छप रही है या इस रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा कि लोग जो है इसमें बात करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ आपस में नहीं, एमएलए और एमपी से सब जगह, या फिर ऑफिशियल जो ऑफिस होते हैं उसमें भी जो है गवर्नमेंट ऑफिस उसमें भी जो सब बात किया जाएगा और इसको प्रिजर्वेशन भी करने को के लिए जो है प्रिजर्वेशन भी किया जाएगा सरकार के द्वारा। बाकी एमपी और एमएलए जो है इस भाषा में बोल सकते हैं, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव बॉडीज में, यानी कि विधानसभा और जो अब लोकसभा होता है तो वहाँ पे भी जो है लोग बात रख सकेंगे। अगर मान लेते भाषा को आइडेंटिफाई ही नहीं कीजिएगा तो ऐसे नहीं बोला जा सकता है। अगर भाषा को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, उसके बोलने वाले या फिर समझने वाले लोग रहेंगे तभी तो आप बोलिएगा। पता चले कि मुझे कोई ऐसा लैंग्वेज है जो कि सिर्फ मुझे आती है, मैं उसको बोल रहा हूँ, तो कौन समझेगा, तो नहीं होगा। तो अगर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, और लोग उसको समझ पाएंगे तभी जो है उसको आप उसमें उस भाषा में बात रख पाइएगा। अब देखिए, स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, टीचर्स हैं और कल्चरल जो प्रैक्टिशनर है उनको बेनिफिट होगा अगर एम्प्लॉयमेंट में अगर हो भाषा को रिकॉग्नाइज हो मिल जाता है
तो उससे रिलेटेड आपको स्कॉलर देखने को मिलेंगे, उस पर रिसर्च होगा, ट्रांसलेटर होंगे उस पर, हो भाषा से इंग्लिश में या फिर हो से हिंदी में। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है और बहुत सारे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बेनिफिट होता है, इसके बारे में याद रखिएगा। 8 शेड्यूल देख लीजिएगा ना, ये जो है पार्ट 17 में देखने को मिलेगा, पार्ट 17 में। तो ये सब कुछ देख लीजिएगा, ये सब न्यूज में निकल कर रहा था, हो भाषा से रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट होता है, कैसे इंक्लूड इसको किया जाता है 8 शेड्यूल में, ये सब कुछ देख लीजिएगा। बाकी देख लीजिए कुछ कुछ लैंग्वेज ऐसे भी हैं जो कि 8 शेड्यूल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है पार्ट 17 में। 8 शेड्यूल जो आता है वो पार्ट 17 में आता है, आर्टिकल 343 से 351 तक। आर्टिकल 343 क्लॉज नंबर फर्स्ट को यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। आर्टिकल 343 क्लॉज नंबर फर्स्ट बोलता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखिए, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे राजभाषा बोला हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज, न कि नेशनल लैंग्वेज। भारत का कोई जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जिस तरह से भारत एक सेक्युलर स्टेट है, उसी तरह से जो है भाषा को लेकर भी सेक्युलर है कि यहाँ पे कोई भाषा नहीं होगा। क्योंकि पता होगा भारत में क्या बोला जाता है, कोस कोस पर पानी बदले सवा कोस, कोस कोस पर पानी बदले सवा कोस पर बाने। तो ऐसा कोई देखा जाता है, बहुत सारा भाषा है तो एक भाषा को आप इंक्लूड मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, सबको थोप नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हिंदी बोलने की जब बात आती है तभी पता होगा कितना चला था मराठी उड़िया ये सब में, अभी तो काफ़ी प्रकरण आप लोग सुने होंगे। तो सब किसी को आप लोग थोप नहीं सकते हैं। तो ओरिजिनली देखिएगा 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तब देखिएगा तो ऐसे हम लोग एडोप्ट किए थे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 26 नवंबर को ही जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ओरिजिनली 14 जो है लैंग्वेज थे संविधान की 8वीं अनुसूची में, लेकिन टाइम टू टाइम जो है संविधान में संशोधन किया गया आर्टिकल 368 में, और उसके बाद जो है बहुत सारे लैंग्वेज को जो है इसमें ऐड किया गया। जो एडिशन हुआ था अब तक 8 भाषा को ऐड किया गया है। तो इनिशियली देख लीजिएगा आसामीज है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, काश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। तो इतना 14 भाषा को जो है इनिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ शेड्यूल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, बाद में देखिएगा तो 8 जो है और भाषाओं को जो है इसमें ऐड किया गया था टाइम टू टाइम बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1967 में। तो उस समय जैसे सिंधी भाषा को जो है ऐड किया गया। उसके बाद 71वां संविधान में संशोधन किया गया 1992 में, उसमें 3 भाषा को ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेपाली भाषा है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और 92वां संविधान में संशोधन किया गया 2003 में, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है ऐड किया गया। ये संथाली जो है से झारखंड की भाषा है। क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया था, इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है से कब ऐड किया गया था, तो याद रखिएगा इसको 92वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में, उसके द्वारा इसको 8वां शेड्यूल में ऐड किया गया था। बाकी आपको पता होगा अभी जो है से संसद की जो कार्यवाही होती है वह संथाली में भी अनुवादित किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था, तो पूछेगा कि झारखंड की किस भाषा की जो है संसद में कार्यवाही जो है झारखंड की किस भाषा में अनुवादित होगी, तो संथाली याद रखिएगा। तो अब 22 के 22 भाषा में संसद की कार्यवाही को अनुवादित किया जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से स्लाइड, तो सारा चीज़ देख लीजिएगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। हो भाषा से रिलेटेड कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर हो भाषा देखिएगा झारखंड में पढ़े होंगे हो लोगों के लिए, तो इनके जो शासन व्यवस्था होता है उसको मुंडा मानकी शासन व्यवस्था बोलते हैं, और इसको भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था बोला जाता है। और जो कैप्टन विल्किंसन थे उनके द्वारा जो है थॉमस विल्किंसन, उनके द्वारा जो है मंजूरी प्रदान किया गया था इस शासन व्यवस्था को। इसके बारे में कुछ याद रखिएगा। गांव का प्रधान इसमें मुंडा देखने को मिलेगा। पुजारी जो होता है उनको द्यूरी कहा जाता है। पुजारी की हेल्प जो करते हैं उनको यात्रा द्यूरी कहते हैं। ये सब कुछ पढ़े होंगे झारखंड जीके में, थोड़ा बहुत याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रहा है कि रांची नगर निगम, नाम तो सुने होंगे नगर निगम का, तो जो रांची नगर निगम है उसमें सबसे अधिक जो है आवास मंजूर किए गए हैं और गोमिया में सबसे कम है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का डेटा यहाँ पे निकल कर आ रहा था कि 2,43,343 जैसे पक्का हाउसेस अब तक प्रोवाइड कराया जा चुके हैं। अंडर देखिएगा तो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन, ठीक है, जो कि 2 जून 2015 में शुरू किया गया था, और इसका 2.0 जो वर्जन था वो 2024 में शुरू किया गया था। 2024 से ये 29 तक है। तो उसका डेटा जो है निकल कर आ रहा था, उसमें बोला जा रहा है कि झारखंड में 2,43,343 जो है पक्का घर लोगों को दिया जा चुका है। ये सब डेटा निकल कर आ रहा था।
तो यहाँ बोला गया था रांची, यहाँ पर आरएमसी के बारे में बात किया जाए कि जो रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें सबसे अधिक जो है पक्का घर जो है लोगों को दिया गया है, जिसमें 33,875 जो है घर है। तो इसमें सारा घर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ बने हैं और कुछ जो है अभी निर्माणाधीन है। तो सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, मोटे मोटे तौर पर थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कि क्या चल रहा है। और गोमिया में सिर्फ एक हाउस दिया गया है जो कि सबसे कम है, और यह डेटा निकल कर आया था 21 अक्टूबर 2025 तक। तो ये डेटा अब तक है। रांची में सबसे अधिक आवास मंजूर किया गया है। यहाँ पे शहरी बात किया जा रहा है, रूरल कर बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे शहरी बात किया जा रहा है कि विगत 10 वर्षों में सबसे अधिक घर जो है रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखने को मिलेगा और सबसे कम गोमिया में है। तो पास्ट 10 ईयर्स में अगर देखिएगा तो झारखंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनने वाला है कि झारखंड रैंक्स 13 इन टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है उसका बेनिफिट लेने में झारखंड जो है 13वां स्थान पे है देश में। ठीक है, और आसपास का जो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे कंपेरिजन करके भी यहाँ पे दिखाया गया था कि आगे इसको बड़ा में लिया गया है नहीं। तो यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि यूपी जो है टॉप करता है। यूपी आपको पता होगा गढ़वा जिला यूपी के साथ टच करता है। तो यूपी जो है इस योजना को लाभ लेने में पूरे देशों में अव्वल स्थान पे है। उसके बाद 7वां स्थान देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल का। उसके बाद देख लीजिएगा 9वां स्थान है यहाँ पे बिहार का। 12वां स्थान पर देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़। 13वां स्थान पे झारखंड है और 14वां स्थान पर आपको देखने को मिलेगा ओडिशा। तो यहाँ पे जो झारखंड के जो 5 पड़ोसी राज्य हैं उसमें सिर्फ ओडिशा जो है पीछे है 14वां स्थान पर, बाकी सब जो है भारत से आगे हैं और यूपी टॉप पे है। ठीक है, यूपी टॉप पे है पूरे देश में इस योजना का लाभ लेने में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तीसरा चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करा देते हैं आपको। यहाँ पे 21 अक्टूबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन एंड 2.0 के तहत जारी जो आंकड़े के आधार पर निम्न कथन पर विचार कीजिए। इस योजना का सबसे अधिक लाभ जो है रांची नगर निगम को मिला, जिसमें 2.43 लाख से ज्यादा मकान जो है बनाए गए। झारखंड का इस योजना का लाभ लेने में देश में 13वां स्थान है। और तीसरा स्टेटमेंट है नगर निगम श्रेणी में मानगो में सबसे कम आवास को मंजूरी जो है मिली। कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है? देखिए इसका आंसर जो होगा से ई होगा ना, केवल एक। अब देखिएगा कुछ लोगों को लग रहा हो कि मैं यहाँ पे गोमिया डिस्कस किया था। गोमिया जो है से एक नगर निगम नहीं है। यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ कि नगर निगम श्रेणी में, तो छोटा छोटा पॉइंट देकर जो है क्वेश्चन आपका गलत करा दिया जाएगा। ये ऐसे बोला गया था सिटी में कि गोमिया में सबसे कम है, लेकिन नगर निगम श्रेणी में बोलेगा तो मानगो में होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्लाइड यहाँ पे देख लीजिए, इसके देख लीजिएगा, ये न्यूज में आ रहा था कि नगर निगम की स्थिति क्या है। तो नगर निगम रांची में सबसे ज्यादा आवास मंजूर किए गए थे और मानगो में सबसे कम था। तो ये वाला पॉइंट से जैसे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया था। बाकी पहला क्यों गलत हुआ? पहला गलत इसीलिए हुआ, तो पॉइंट नंबर 3 सही था ना। पहला गलत इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ बोल दिया कि रांची नगर निगम को मिला इतना आवास, जबकि ओवरऑल बात किया जा रहा था कि 2.43 लाख जो है झारखंड में इतना आवास जो है का लाभ लोगों को मिला। ठीक है, सिर्फ रांची के बारे में बात किया नहीं जा रहा था, रांची में इतना आवास मंजूर हुआ था। तो ध्यान नहीं रखिएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इसीलिए इस पॉइंट को लेकर पहला जो है स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल स्टेटमेंट सही था। 13वां स्थान इस योजना का लाभ लेने में और नगर निगम की श्रेणी में मानगो में सबसे कम आवास मंजूर किया गया था। ठीक है, तो केवल 1 जो है गलत पूछा गया था, तो इसका आप लोग लगा लीजिएगा। झारखंड में कितने नगर निगम है? तो झारखंड में टोटल जो है 9 नगर निगम देखने को मिलेंगे। रांची नगर निगम है, देवघर है, धनबाद है, गिरिडीह है, चास है, हजारीबाग है, मेदिनीनगर, आदित्यपुर है और मानगो है। ध्यान रखिएगा जमशेदपुर जैसा कोई नगर निगम नहीं है। इसका जनसंख्या आपको 10 लाख प्लस देखने को मिलेगा, फिर भी यहाँ पे जो है नगर निगम यह नहीं है। वहाँ पे आदित्यपुर काम करता है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रांची झारखंड का सबसे पुराना नगर निगम है, जिसको शॉर्ट में आप लोग आरएमसी के नाम से जानते हैं। 1869 में एक नगर पालिका था, जिसको 1979 में नगर निगम बना दिया गया था। 15 सितंबर स्पेसिफिक डेट चाहिए तो 15 सितंबर 1979 को इसको नगर निगम बना दिया गया था। झारखंड का सबसे पुराना नगर निगम है। तो कुछ चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कितने नगर निगम है? तो 9 नगर निगम है। तो न्यूज डिस्कस कर दिया डिटेल में, सब चीज़ बता दिया आपको झारखंड में कौन सा स्थान है। बाकी आसपास कुछ देख लीजिएगा, पड़ोसी राज्य टॉप कौन किया है सब देख लीजिएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दिया, नगर निगम बता दिया, सब चीज़ देख लीजिएगा। अब कुछ देख लेते हैं वन लाइनर न्यूज ना। तो झारखंड में सिया जो है 2006 से लागू है। अभी मैं सारंडा के बारे में डिस्कस कर रहा था कि
सरांडा में से बहुत सारा चीज़ को अभयारण्य घोषित करना था और बहुत सारा एक्टिविटी को वहाँ पे रोका जा रहा था। तो अभी बोला गया था ना कि नहीं भाई, जो एरिया प्रोटेक्टेड है उसमें आप लोग पत्थर भी नहीं कबाड़ सकते हैं, नहीं कि पत्थर भी आपको हिला नहीं सकते हैं वहाँ पे। तो सिया के द्वारा बोला गया था, स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, तो उसके द्वारा बोला गया, मतलब हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया था कि ये जो है झारखंड में लागू है और इसके तहत जो है आप एक पत्थर भी नहीं हिला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कहीं पत्थर खनन हो रहा था तो उसको लेकर जो है रोका गया था कि पत्थर भी खनन आप नहीं कर सकते हैं। तो चीज़ याद रखिएगा। सिया का न्यूज में है तो सिया का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। अब देखिए झारखंड के एग्जाम में देखने को मिलेगा ना, बहुत सारे उल्टे पुल्टे फुल फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो ऐसा अगर सोच रहे होंगे कि एकदम सीधे साधे मतलब फुल फॉर्म याद करके जाएंगे और एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया। पास्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग उठाकर देख लीजिए, बहुत उटपटांग टाइप के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक पर्सन है जिनका नाम है डॉक्टर मयंक मुरारी, इनको जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शब्द शिल्प सम्मान से जो है सम्मानित किया जाएगा और 1 लाख रुपया भी दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा? तो उनका एक बुक है, अंग्रेजी में ये बुक है ना, ट्राइबल ब्रेव हार्ट, जो कि मयंक मुरारी और एक और राइटर है अचल प्रियदर्शी, तो उन लोग के द्वारा यह लिखा गया है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है जनजातीय सुरवीर के नाम से, लेकिन ये ओरिजिनली बुक जो है ट्राइबल ब्रेव हार्ट है। तो पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि राइटर कौन है, तो मयंक मुरारी जी हैं। देवउठनी त्योहार आप लोग सुने होंगे ये सब। और अभी तो तिरुपति मंदिर में जो है भगदड़ भी मच गया था, जिसके चलते बहुत सारे लोगों का जो है जान भी चला गया था। तो याद रखिएगा, ये जो देवउठनी एकादशी त्यौहार होता है वह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। झारखंड में क्वेश्चन पूछा गया था ना, ध्यान रखिएगा। बाकी सीबी सोरेन की एक जीवनी है बाबाए झारखंड, क्या नाम है इसका? बाबाए झारखंड। तो उसके लेखक हैं जमाल अहमद, उनके द्वारा लिखित पुस्तक याद रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी शिबू सोरेन का हाल में देहांत हो गया था, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबाया झारखंड जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो जमाल अहमद, याद रखिएगा। किसकी जीवनी है? तो ये शिबू सोरेन जी की जीवनी है, क्वेश्चन बन सकता है। अभी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता है जिनका नाम है प्रशांत पल्लव जी, ये धनबाद के रहने वाले हैं। तो इनका भारत का एडिशनल सोलिसिटर जनरल बनाया गया है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। ये करते क्या है, तो ये ना गवर्नमेंट जो होता है, जैसे झारखंड गवर्नमेंट होगा, सब जगह नहीं होता है, तो झारखंड गवर्नमेंट है उसको कानूनी सलाह देंगे या फिर सरकार का पक्ष जो है कोर्ट में रखते हैं ना, तो ये सब काम होता है। और ये जो है इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये जो होता है से कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट, ये जो कैबिनेट कमेटी चेयर किया जाता है ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनके सिफारिश पर जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। CMPDI फुल फॉर्म क्या होता है? पहले पढ़ाया था, याद है किसी को? ये होता है सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट और टाटा कैंसर केयर के बीच एक MOU यानी कि मेमोरेंडम पर एग्रीमेंट हुआ कि इसके लिए भाई, तो रांची में एक कैंसर अस्पताल और उपचार सहायता में प्रदान किया जाएगा। सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ, रांची कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, जिसको RCHRC बोलते हैं, रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो उसके माध्यम से जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो वंचित लोग हैं, यानी गरीब तबका सोसाइटी का, उनको जो है कैंसर के उपचार में जो है हेल्प कराया जाएगा। तो ये जो है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? टाटा कैंसर और CMPDI के बीच में। राफेल उड़ान में भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे टेलीग्राम पे इमेज शेयर किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो राफेल में उड़ान भरने वाली पहली महिला है। ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल और भारत की 15वीं राष्ट्रपति थी, इनके बारे में याद रखिएगा। और राफेल जो विमान है वो जो है फ्रांस से खरीदा जाता है और फ्रांस के कंपनी है डेसॉल्ट एविएशन, उसके द्वारा जो है इस विमान का निर्माण कराया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक अवार्ड मिला है इफ्काई विश्वविद्यालय झारखंड को रेडिनेस और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन श्रेणी में IRF एजुकेशन इम्पैक्ट अवार्ड 2026 है। थोड़ा सा याद रखिएगा, इस बारे में भी छोटा सा न्यूज है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो लिटनाइट साहित्य 25 फेस्टिवल हुआ किस यूनिवर्सिटी में हुआ, तो BIT मेसरा में हुआ। ठीक है, तो BIT मेसरा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा और इसके स्थापना 1955 में किया गया था। और BIT में B का मतलब बिरला होता है और जो BIT सिंधरी है उसमें B का मतलब बिरसा होता है। दोनों चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वुशु चैंपियनशिप में प्रिंस जो है पर्सन, उनको कांस्य पदक मिला है। यहाँ पे देखिएगा 19वीं राष्ट्रीय स्कूली वुशु चैंपियनशिप हुआ। ठीक है, तो उसमें इनको जो है कांस्य पदक मिला है। ठीक है, यह श्रीनगर में देखने को मिला था ना, ध्यान रखिएगा।
पहले जम्मू और कश्मीर कैपिटल श्रीनगर आप लोग पढ़ते थे, लेकिन अब जो है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ना। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है दो यूनियन टेरिटरी बन गया है। भारत में देखिएगा तो वर्तमान में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। 29 राज्य मत लगाइएगा और 9 यूनियन टेरिटरी या फिर 7 यूनियन टेरिटरी मत लगाइएगा। 9 यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं है? तो दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को जो है से कंबाइन कर दिया गया है और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसका कैपिटल कहाँ पे है जरा बताइएगा। अब कोई देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ना। सबसे पहले इस न्यूज़ को देखेंगे, भारत पहली बार जो है से विमेन विश्व कप जीता है। लास्ट डे आप लोग देखे होंगे कि भारत ने किस तरह से साउथ अफ्रीका को जो है पटकनी देकर एक खिताब जो है से जीता है। 53 रन से हराया गया, ठीक है। यह फाइनल कहाँ हुआ था? तो डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। तो याद रखिएगा फाइनल में हम लोग साउथ अफ्रीका को हराए थे और इंडिया जो है से 7 बार के विश्व चैंपियन को हराकर जो है फाइनल में इंटर किया था। डिस्कस किया था कुछ दिन पहले कि 7 बार के विश्व चैंपियन था ऑस्ट्रेलिया, उसको सेमीफाइनल में हराकर भारत फाइनल में गया था। और भारत ऐसा नहीं है कि पहली बार है, 2005 और 2007 में भी 17 में भी फाइनल में पहुंचा है, लेकिन जो है अब तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था। कुछ ही देख लीजिएगा, एक ऋचा घोष पर्सनालिटी है, ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है सिक्सेस पूरा टूर्नामेंट में जो है ये लगाई है ना, ऋचा घोष। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दीप्ति शर्मा को दिया गया। ये जो है से फाइनल में 5 विकेट जो है से लिए थे और ओवरऑल देखिएगा तो सीरीज में 22 विकेट इनके द्वारा चटकाया गया था। तो ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी। बाकी यहाँ पे देखिएगा शेफाली वर्मा है, ये जो है प्लेयर ऑफ द मैच रहे इन द फाइनल में, क्योंकि 88 रन बनाई थी 17 बॉल पर। और सबसे अधिक रन देखिएगा टूर्नामेंट में, तो ये जो है साउथ अफ्रीका के कैप्टन है लॉरा वोलवार्ड, उनके द्वारा जो है बनाया गया 571 रन। ठीक है, तो फाइनल में भारत के द्वारा 298 रन बनाया गया था और 299 का लक्ष्य दिया गया था साउथ अफ्रीका को। तो सब कुछ चीज़ है, आप लोग PDF डाउनलोड कीजिएगा तो पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जेमिमा एक जो है प्लेयर है जो कि सेमीफाइनल में जो है शतक लगाई थी, तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। जो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर न्यूज में रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है उनका संबंध किस खेल से है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ये सब कुछ आप लोग रीड कर लीजिएगा, इतने सारी चीज़ मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो न्यूज देख लीजिएगा, भारत पहली बार जीता है चैंपियनशिप को, तो काफ़ी यह गर्व की बात है। ठीक है, पहले तो घर से देखिएगा तो बेटियों को निकलने नहीं दिया जाता था, लेकिन देखिए जब घर से निकलने दिया गया तो लोग जो है क्या क्या कारनामा जो है कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़, मतलब बुरे चीज़ भी होते हैं, अच्छी चीज़ भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि देखिए बेटियाँ क्या क्या अचीव कर सकती हैं, कहाँ पे नहीं पहुँची हैं आज तक। ठीक है, तो काफ़ी गर्व की बात है। काफ़ी मार्मिक जो है मोमेंट रहा था कल। कुछ रिकॉर्ड ऐसा आप लोगों को न्यूज जो है से नवाबों के शहर से निकल कर आ रहा है लखनऊ से। तो लखनऊ को रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। यह खान पान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। कहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया? सब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। 43rd सेशन हुआ था यूनेस्को का उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ताशकंद सुने होंगे, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का हत्या किया गया था रस्मई ढंग से, तो वही वो प्लेस है। तो उसके बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा कनेक्ट करके। तो लखनऊ को रिकॉग्नाइज किया गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ये खान पान से संबंधित है। यूनाइटेड नेशंस का देखने को मिलेगा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2004 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। यूनेस्को का एक पार्टनर है जो कि 7 क्रिएटिव फील्ड्स में रिकॉग्नाइज करता है, जो कि मीडिया आर्ट्स है, फिल्म है, डिज़ाइन है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, गैस्ट्रोनॉमी है और क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स है। तो ये गैस्ट्रोनॉमी के फील्ड में जैसे लखनऊ को रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, अलग अलग सिटी को अलग तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये है UCCN, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ये होता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, 2004 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब यहाँ पे लखनऊ को देखिएगा ना तो बहुत सारा जैसे डिश देखने को मिलेगा, जैसे अवधी क्यूजिन्स है, टुंडे कबाब है, गोलोटी कबाब है या फिर कोरमा है, ये सब जो है फूड देखने को मिलेगा। तो जो है रिच कल्चरल हेरिटेज देखने को यहाँ पे मिलेगा फूड के मामले में, जिसके चलते इसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो लखनऊ है, नवाबों का शहर है, उत्तर प्रदेश का यह कैपिटल है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, भारत में अलग अलग टाइम में अलग अलग सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है बाय UCCN। जैसे श्रीनगर को देखिएगा तो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में जैसे रिकॉग्नाइज किया गया, जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में 2015 में रिकॉग्नाइज किया गया, मुंबई को फिल्म माया नगरी बोलते हैं,
ठीक है। बॉलीवुड यहाँ पे यहीं से मत बोलिए कि यहीं से शुरू होता है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मुंबई को फिल्म के लिए रिकॉग्नाइज किया गया था 2019 में। हैदराबाद को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है गैस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, हैदराबादी बिरयानी काफ़ी फेमस है। चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक अवार्ड दिया गया है, ठीक है, 2017 में रिकॉग्नाइज किया गया है। मतलब वाराणसी, देखिए यूपी का दो यहाँ पे हो गया, वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। और जैसे क्या है, अब जैसे लखनऊ है। कोझिकोड केरला में देख लीजिएगा, सिटी ऑफ लिटरेचर इसको बोला जाता है 2023, मतलब सिटी ऑफ लिटरेचर फील्ड में इसे रिकॉग्नाइज किया गया था, सॉरी। और ग्वालियर को म्यूजिक के फील्ड में रिकॉग्नाइज किया गया था 2023 में। तो ये सब कुछ पार्ट में रिकॉग्निशन है जो कि अलग अलग सिटी को प्रोवाइड कराया गया है UCCN के द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, न्यूज में आ रहा है तो ये सब जैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वाराणसी ऑलरेडी है, यह मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बोलिए कि MP सीट भी है। तो हो चुका है, इसके बारे में इतना सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश को देख लीजिएगा, मैप इसका कवर करा देता हूँ थोड़ा। उत्तर प्रदेश ये रहा, इसको मिनी इंडिया के नाम से भी आप लोग जानते हैं, पुराने समय इसको यूनाइटेड प्रोविंस भी बोलते हैं। 8 अदर स्टेट्स के साथ इसकी सीमा साझा लगता है। देख लीजिएगा, इधर बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और इंटरनेशनल बॉर्डर इसका नेपाल के साथ लगता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 8 स्टेट के साथ इसकी सीमा लगता है जो कि मैक्सिमम है भारत में, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और इसका पॉपुलेशन सबसे अधिक देखने को मिलेगा भारत में, 20 करोड़ 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या देखने को इसका मिलेगा, जो कि भारत में सबसे अधिक है। सबसे अधिक विधानसभा की सीटें यहीं पे है भारत में, 430 विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ पे लोकसभा की सीट देखिएगा तो भी सबसे अधिक है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो सबसे अधिक रिप्रेजेंटेशन अगर किसी स्टेट का देखने को मिलेगा लोकसभा में तो वो यूपी आता है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि अब उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, या कब जो है से अपना स्थापना दिवस मनाता है, जरा बताइएगा। और दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है यहाँ का, याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। अब देखिए, एक न्यूज निकल कर रहा है केरल से कि केरल जो है से भारत का पहला राज्य बन गया। अगर फर्स्ट टाइम कुछ काम होता है तो न्यूज बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ है कि ये जो है से एक्सट्रीम पॉवर्टी को जो है से एलिमिनेट करने वाला देश का पहला राज्य बना है 1 नवंबर 2025 को। अभी कुछ दिन पहले मैं डिस्कस किया था कि 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस है। तो इसका स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही जो है से सौगात दिया गया केरल लोगों के लिए कि जो है से 1 नवंबर को एक्सट्रीम पॉवर्टी को हम लोग केरला से ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है, टाटा बाय बाय। और ये पार्टी है वर्तमान रूलिंग पार्टी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ना, इसके बारे में देखिएगा। और यहाँ पे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन देखने को मिलेंगे, तो मुख्यमंत्री उनका पार्टी याद रखिए। क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा बनता है, ओके। अब देखिएगा, तो ऐसा नहीं है कि यह काम अभी शुरू हुआ हाल में और तुरंत जो है से कंप्लीट हो गया। ये जैसे 2021 में से शुरू किया गया था, ठीक है, स्टीम पार्टी इलिमिनेशन प्रोजेक्ट, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है JPSC में। तो 2021 में जो है से शुरू किया गया और अब 2025 में इसको जो है अचीव किया गया था। तो कब शुरू हुआ, कब अचीव किया गया, ये सब ध्यान रखिएगा। 1,03,909 इंडिविजुअल्स को, ठीक है, इसको स्ट्रीम पर इतना फैमिली का डेटा इकट्ठा किया गया जिसमें बोला गया कि 64,000 के आसपास लोग ऐसे बहुत ही ज़्यादा अत्यंत गरीब हैं। इनको एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोवाइड कराया गया, इतने लोगों को नया घर दिया गया। सब डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जिनके पास भूमिहीन थे उनको कुछ जमीन भी दिया गया। जिनका घर टूटा फूटा हुआ था उसके रिनोवेशन के लिए 2 लाख रुपया दिया गया। और लाइवलीहुड असिस्टेंट भी इतना लोगों को प्रोवाइड कराया गया। तो अलग अलग डायमेंशन में जो है काम किया गया है, ऐसे जो है इसको अचीव नहीं किया गया है। तो अलग अलग डायमेंशन में काम कर सरकार जो है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको जो है खत्म कर चुकी है। तो केरल के बारे में याद रखिएगा, इसको भगवान का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। इसका लिटरेसी रेट जो है के लिए काफ़ी फेमस रहता है। लिटरेसी रेट इसका जो है सबसे अधिक भारत में है, ठीक है। और यहाँ का सेक्स रेशियो भी सबसे अधिक देखने को मिलेगा, 221 के आसपास देखने को मिलेगा। और लिटरेसी जो है एबव 94% देखने को मिलेगा। तो ये केरल के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कर्नाटक और जो है तमिलनाडु के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और जो केरल हाईकोर्ट है इसमें इंपॉर्टेंट काम होता है। ये जो लक्षद्वीप आप देखते हैं इसका ना अपना हाई कोर्ट नहीं है, वह केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत ही कार्य करता है।
मैप इसमें देखते चलिएगा, मलाबार कोस्ट ही देखने आपको मिलेगा केरल में। और सबरीमाला टेम्पल को लेकर यह काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है केरल स्टेट ना, याद रखिएगा, कभी न्यूज आएगा तो डिटेल में डिस्कस करूंगा। और देखिए अभी तो मैं जो ऐसे जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है उसका आर्टिकल्स कवर करा रहा हूँ, लेकिन मैं द हिंदू का भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है ऐसे धीरे धीरे मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, ताकि मेंस में जब आप लोग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में अगर आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत हो सके, और बिना द हिंदू न्यूज़पेपर के नहीं हो सकेगा। उसका एडिटोरियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी महान महान और रिनॉन्ड पर्सनालिटी के द्वारा आर्टिकल्स लिखा जाता है, जो कि आपको पता होगा यूपीएससी जो प्रिपेयर करते हैं या फिर अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो जो है से द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो जरूर करते हैं, क्योंकि बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है इस न्यूज़पेपर को तो आपको फॉलो करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है, खासकर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको उसका भी आर्टिकल धीरे धीरे कवर किया जाएगा। देखिए लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण जो है किस टापू पर हुआ है, तो इसका नाम है साधु बेट, ठीक है। तो साधु बेट टापू पर इसका निर्माण किया गया है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट बताया था, केवड़िया सिटी है ना, और केवड़िया को एकता नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ मैं डाल दिया हूँ कि सरदार पटेल का, अब देखिए लास्ट क्लास में हुआ क्या था ना कि 182 मीटर जो है की जगह पे 182 में फिट बोल दिया था स्टेचू का हाइट, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो केवड़िया गुजरात में देखने को मिलेगा 182 मीटर की प्रतिमा और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति देखने को मिलेगा। एकता दिवस 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, जो कि पहली बार 2014 में मनाया गया था। इनको भारत का बिस्मार्क या आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर रहे थे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ना पूरा नाम सरदार झावेर भाई पटेल है, झावेर भाई पटेल। तो कभी कभी ना मिडिल नेम भी पूछ दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहे हैं। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाए हैं, तो अंदर तक जाकर जो है पूछ देगा क्वेश्चन। ये सब तो लोग मतलब बिस्मार्क आयरन मैन 150वीं जयंती सब सबको पता है, कुछ नया चीज़ जो है एग्जाम डालने की कोशिश करेगा एग्जाम में, तो झावेर भाई इनका मिडिल नेम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो एक प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद, उसको ना कैंसर इन द बेली ऑफ इंडिया या बोले थे, कैंसर इन द बेली ऑफ इंडिया बोले थे। और ऑपरेशन पोलो भी जो है हैदराबाद के खिलाफ, जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे उनके खिलाफ जो है चलाया गया था, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। और ये जैसे कराची सेशन था कांग्रेस का, उसको जो है प्रिसाइड किए थे, यानी कि अध्यक्ष रहे थे 1931 में। भारत रत्न इनको 1991 में मिला। और बाकी आपको पता होगा जब संविधान सभा को जब संविधान को फ्रेम किया जा रहा था तो अलग अलग जो है कमिटीज़ बना था, तो कुछ कुछ कमेटी के जो है ये हेड भी रहे थे। कौन कौन सा कमेटी था, डायरेक्ट एग्जाम में बनेगा, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके जो है ये हेड थे। उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी था, उसके भी अध्यक्ष थे, हेड बोलिए। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, तो उसके भी जो है ये जो है तो उसको भी ये लीड किए थे ना, ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ संविधान में समितियां हैं जिसको लीड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, तो याद रखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट बन चुका है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पंजाब पीसीएस में पूछा जा चुका है, यहाँ से 3 दे दिया था ये सब की, और एक दिया था कुछ कोई कमेटी था और बोला गया था कि कौन कमेटी के वो सदस्य नहीं थे, ये हेड नहीं किए थे, प्रिसाइड नहीं किए थे। अब देखिए अगले दिन के लिए क्वेश्चन है आपका कि जो भारतीय महिला टीम है अपना पहला ओडीआई विश्व कप किस वर्ष जो है खेली थी, बताइएगा जरा। कब से शुरू हुआ था, कब जो है पहला वर्ल्ड कप खेला गया था, ये बताइएगा। अभी तो मैं डिस्कस कर दिया कि 2025 से पहली बार जो है वर्ल्ड कप जीता गया था, लेकिन पहला वर्ल्ड कप जो है कब खेला गया था, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा हिस्ट्री में जाकर, तो बताइएगा। नेक्स्ट डे आपको इसी तरह से डिटेल में कवर कराऊंगा। तो क्लास कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं, वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा लगता है शेयर कीजिए, अगर आपको हेल्प किया है तो दूसरों को भी बेनिफिट करेगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और वहाँ पे और भी चीज़ें शेयर की जाती हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए उसके फ्रूटफुल चीज़ें, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।